वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक न वञण खां अॻु में असां डॉक्टर अयूब साहब खां सवाल पुछो हो त असां वटि जॾहिं बि स्टेट बैंक जी का रिपोर्ट ईंदी आहे त असां वटि चैनल से इहा हेडलाइन हलंदी आहे त हुकूमती कर्ज़नि सबबि जेको आहे सो मईशत जी चेल चिबी पई थिए, मईशत ते तमामु घणो वज़न पियो अचे। इन सवाल जो जवाबु कंटिन्यू हुयो त असांजो ब्रेक जो टाइम थियो हुयो। हाणे डॉक्टर साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं उतां खां ही कंटिन्यू। जी डॉक्टर साहब, वहीं से मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें। देखिए, असल रूट कॉज तो ये है कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, अननेसेसरी। बाज़ और एक्सपेंडिचर ऐसे हैं, बाज़ स्पेंडिंग ऐसी करनी पड़ती है जो सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पर करनी पड़ती है, ठीक, वही पॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती उन एक्सपेंडिचर्स की। तो एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने होंगे। टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करने की हम बहुत दफ़ा यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। रूट कॉज ये है कि वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ठीक, वो जब डेफिसिट जब पहले होता था, पहले भी हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले ही गवर्नमेंट जो आती रही हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स को एक बेनिफिट था। वो बेनिफिट ये था कि जब वो डेफिसिट को मैनेज नहीं कर पा रही थी तो वो डेफिसिट को फाइनेंस कहाँ से करें, उनके पास एक्सटर्नल बोरोइंग का एवेन्यू अवेलेबल था। ठीक, अब गवर्नमेंट के पास एक्सटर्नल बोरोइंग का एवेन्यू इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो अब दूसरी बुराई ये कि डेफिसिट एक तो खुद बुराई थी, उसके साथ दूसरी बुराई ये हुई कि आपको उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो एक वो दूसरी बुराई है, जब आप बैंकिंग सिस्टम पे, अपने ही बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो पैसा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा। उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, एक्सपेंशन नहीं हो रही, वो गवर्नमेंट के लिए यूज हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर बात वहीं आ जाए। शुरू में आप जब जवाब दे रहे थे तो मैंने बीच में एक पॉइंट रखा था कि गवर्नमेंट के पास एसेट्स तो मौजूद है ना रीपेमेंट के लिए, उस पर ज़रा मैं फोकस करना चाहूँगा। देखें, हुकूमत बैंक से कर्ज़े उठा रही है, 100 रुपये उठा रही है, 10 रुपये वापस कर रही है, 20 रुपये वापस कर रही है। अब बैंकिंग साइड पे भी एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी का मसला है, कैश का मसला है बैंकिंग साइड पे। अगर ये मसाइल इस तरह बढ़ते रहेंगे तो फिर द ओनली इंडस्ट्री जिसको शौकत अजीज़ ने बड़े दिल से डेवलप किया था, ये भी फिर बैठ नहीं जाएगी। नहीं, वो देखिए, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है वो बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रही। ठीक, नहीं, उससे जो लिक्विडिटी उठा रही है ना, तो बैंक के पास लिक्विडिटी अगर है मौजूद है, वो प्योर बिजनेस मैटर है। बैंक के पास लोगों के डिपॉजिट्स हैं, या तो वो डिपॉजिट्स ना ले अगर वो यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक, अगर वो डिपॉजिट ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि डिपॉजिटर्स को रिटर्न देगा। ठीक, तो बैंक की एक्सपर्टीज इसमें है कि वो उसको इन्वेस्ट करे, सही अर्निंग करे, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर बैंक आराम से बैठ जाए कि जी गवर्नमेंट को दे देंगे, कुछ नहीं करना, तो उससे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट नहीं हो रही और बैंकिंग सिस्टम आपका तबाह हो रहा है, डैमेज हो रहा है। मैं वही सवाल कर रहा था कि डैमेज हो रहा है ना बैंकिंग सिस्टम। मैं समझता हूँ अब ज़्यादा डैमेज हो रहा है गवर्नमेंट को देने से। गलत आदत बन जाएगी कि कुछ नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनानी, कोई रिस्क एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को देते रहें और गवर्नमेंट को भी आदत जब हम हो जाएगी, जब वापस करना पड़ेगा तो फिर वही जीएसटी लगाएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल कि गवर्नमेंट की जो धड़ाधड़ बोरोइंग हो रही है, क्या ये भी इंटरेस्ट रेट पे असरअंदाज हो रही है एक आम कंज्यूमर के लिए? हो रही है, यकीनी तौर पे हो रही है। इसलिए कि जब स्टेट बैंक भी एक डिस्काउंट रेट अनाउंस करता है और वो स्टेट बैंक ला के है कि ये तो हम डिस्काउंट रेट है, इसका बैंक का और लेंडर और बॉरोवर्स का आपस का कोई ताल्लुक है, वो खुद डिटरमाइन करें। लेकिन ये एक सिम्टम होता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि जब बैंक स्टेट बैंक से इतने इस रेट पर लेंगे तो वो आके तो ज़्यादा रेट पर लोन देंगे ना। सही। और जब ये एक इंडिकेशन स्टेट बैंक से मिल जाती है तो फिर गवर्नमेंट को भी बैंक जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, दूसरा इसमें जो एक पॉजिटिव बात मुझे नजर आ रही है वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस पे आपका क्या कहना है? जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यकीनन रेमिटेंसेस बढ़े हैं, लेकिन जो एक्चुअल इस बार जो एक्चुअल टारगेटेड था वो था $12 बिलियन, जबकि रेमिटेंसेस आए $11.2 बिलियन के। हत्ता कि बड़ा मीगर अमाउंट है, लेकिन $0.8 बिलियन की कमी भी हुई है। इसका क्या रीज़न है? क्या वाकई पैसा नहीं आया या फिर करेंसी डिवेल्यूएशन का भी आंसर इसमें क्या है? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो सर्च किया है रेमिटेंसेस जो हैं गुज़िश्ता 5-6 सालों से, इनमें बड़ी तेज़ी आई है। जो 1 से 3 के दरमियान रहते थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। मसला ये है, अच्छा उससे हमारे कुछ फाइनेंसिंग भी हो रही है। इस वक्त मसला ये है कि वो रेमिटेंसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े हैं। ये यहाँ क्वेश्चन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो 12 बिलियन क्यों नहीं हुए, 11 क्यों रहे। क्वेश्चन ये 11 या 10 भी कैसे हो गए, कहाँ से हो गए। सही।
हमारे यहाँ से क्या ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, ऐसा कोई सिम्टम है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जॉब मिल गई हो बाहर? ठीक, ऐसा कोई सिम्टम अवेलेबल नहीं है। जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो अचानक बहुत तरक्की कर गए हों और बड़े अहदों पे चले गए हों, ऐसा कोई सिम्टम अवेलेबल नहीं है। तो ये एकदम से कहाँ से रेमिटेंसेस आने शुरू हुए? इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं कि क्या रीज़न क्या हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे। एक तो जो नेगेटिव चीज़ हुई है वो ये कि जब मुल्क में बहुत सारे मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हुई, भत्ता माफिया का कल्चर यूज़ हुआ, एनर्जी का क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री बंद हुई, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिकुलरली कराची में इंडस्ट्री बंद की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी। बड़ी इंडस्ट्री का आसानी से बंद होना इतना आसान नहीं है बिल्कुल। उन्होंने इंडस्ट्री बंद की और वो दूसरी कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए, फार ईस्ट में या मिडल ईस्ट में शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने पाकिस्तानियों को एम्प्लॉय किया। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है, शिफ्ट हुई है। वो पहले यहाँ अपने घर में एम्प्लॉय थे, अब उनको समझे कि एक तरह से ट्रांसफ़र हो गया है उनका। बिल्कुल, पैसे उनको जो यहाँ मिल रहे थे वहाँ भी मिल रहे हैं। अब वो पैसे जो यहाँ उनको मिल रहे थे वो पैसे वहाँ मिल रहे हैं। फ़र्क ये पड़ा कि जब वो पैसे बाहर से यहाँ आएंगे तो उन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, अगर वो यहाँ इनकम जनरेट होती थी तो सैलरी पे तो टैक्स होता है ना। ठीक, बिल्कुल। अब वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। उनको भी एडवांटेज है, वर्कर को भी, कि वो डायरेक्ट भेजेंगे। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ जनरेट हो रही थी, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था गवर्नमेंट का, अब वो जनरेट होना बंद हो गया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बंद हो गया और जीडीपी भी आपकी कम होगी, जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि इसलिए कि अब वो चीज़ आपकी जीडीपी में शामिल नहीं है। ठीक, बिल्कुल। वो तो कहीं और प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ यह है कि एम्प्लॉयमेंट किसी हद तक एडजस्ट हो गई है और वो पैसा जो यहाँ जनरेट होता था। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जी देखें हमारे दौर में इतने फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, तो ये भी वो एक डॉज देने वाली बात है। बढ़ना कोई रीज़न नहीं है, वो क्यों बढ़े हैं, किस चीज़ की कॉस्ट पे बढ़े हैं, हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मतलब रेमिटेंसेस वाले मामले पे भी आपने सही नमूने से क्लियर कर दिया। अब ओरिजिनल फिगर जो आया फिस्कल डेफिसिट का, जो हमने पहले हाफ ईयरली बात की थी, वो टारगेटेड है 4.7। ये बिल्कुल जो मैं ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बिटवीन 5.5 to 6.5। सर ये बिटवीन का मार्जिन क्यों आता है स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में? स्टेट बैंक के डिफरेंट एजम्पशन होते हैं कि अगर ये हुआ तो इतना हो जाएगा, अगर ये चीज़ हो गई तो वो एजम्पशन पर होता है। और वो लोएस्ट ये उसने कहा है कि 5.5% होगा, जो कि बहुत डेंजरस जोन में चला जाता है। एग्जैक्टली 4% के करीब ये होना चाहिए, ये सेफ साइड समझा जाता है। अगर ये 4% को क्रॉस करें, 2009 से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 4% पे आए, वो नहीं आ रहा। और उसकी वजह, बेसिक वजह वही है कि हम एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक, एक्सपेंडिचर हमारे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सही। तो वो जब 4% से ज़्यादा हो गया है तो वो ख़तरनाक तो हो जाता है, लेकिन 5 से ज़्यादा होना ये तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। और जैसा कि स्टेट बैंक ने इसको 6 से भी आगे दिखाया है कि ये भी हो सकता है, तो उसका मतलब ये होगा कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनाए, उसके लिए कुछ उसको कोई अच्छा सिनेरियो नहीं मिलेगा। सही, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे, ताकि जो हमारे पास तालीम का मयार है उनके लिए तो चलें ठीक है, ये काम आ जाती है। लेकिन अगर आम आदमी कोई इनके बारे में समझना हो, एक तो हमारा मीडिया है उसके ज़रिए वो समझ लेते हैं, उसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा बेहतर तरीका इन इदारों को अपनाना चाहिए जिससे एक आम आदमी को समझ में आ जाए? नहीं, मेरा ख्याल है अगर ये अदारे क्योंकि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे और शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये आज पूरी दुनिया में इसकी अहमियत जो है बहुत बढ़ गई है। और अब बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया जा रहा है कि जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में जिनको इकोनॉमिक्स का या फाइनेंस का जिन लोगों को नॉलेज होगा, सही, जो उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकेंगे, वो नेट बेनिफिशियरीज होंगे। अभी आप एग्जांपल ले लेना, हमारे पास जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जी फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाए। हाँ, वो मतलब है, वो किसको बनाए और क्या पॉलिसीज होंगी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। सही। तो इसमें मैं समझता हूँ, मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ मीडिया को, कि मीडिया ने बहरहाल एक इकोनॉमिक लिटरेसी क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक। वो अदारे जो अपने रिपोर्ट्स को, अपने फिगर्स को और अपने डेटा को सही तौर पे इंटरप्रेट नहीं करते और आम फहम जुबान में लोगों को नहीं बताते या नहीं बता सकते, मीडिया बहरहाल उनको पब्लिक लैंग्वेज में
कन्वर्ट करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक इकोनॉमिक लिटरेसी तो क्रिएट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जब वो आम फहम की बात की तो मुझे कुछ याद आया। मुझे ये बताएं, जब इन रिपोर्ट्स पे जब हम बैठ के तनकीद करते हैं या कुछ गलतियाँ निकालते हैं, ये रिपोर्ट जब बन रही होती हैं और इनमें अगर कुछ चीज़ें, ठीक है इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली भी अगर कुछ चीज़ें गलत आ जाएँ, अजम्पशंस पे, आपको पता है सोशल साइंसेज तो अजम्पशंस पे ही बेस करती हैं, इन रिपोर्ट्स की वजह से एक आम आदमी का जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उस पर क्या इम्पेक्ट आता है? इन रिपोर्ट्स की उसका इकोनॉमिक फ्रीडम पहले तो यहाँ मुतासिर हो जाता है अगर उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना दी जाए, गलत इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक, उसका राइट है इंफॉर्मेशन का, राइट इंफॉर्मेशन तक, करेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहीं पड़ जाता है जब उसको सही या कंप्लीट, या सही नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन या कंप्लीट नहीं मिल रही। ठीक, वो मैं समझता हूँ इन तमाम रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ हाइड किया गया होता है, जिसको मीडिया फिर एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है। दूसरा, इकोनॉमिक फ्रीडम उसकी इस तरह से इफेक्ट होती है कि अगर ये रिपोर्ट्स कंप्लीट और करेक्ट, मैं एज्यूम करूँ, दे भी दी जाए, लेकिन इसको सही से इंटरप्रेट ना किया जाए तो फिर भी इकोनॉमिक फ्रीडम इफेक्टेड होती है, और उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, जो उसको सही वे में इंटरप्रेट कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अयूब मेहर। हमने कोशिश की, फिगर्स बहुत ज़्यादा थे, और आज क्योंकि आपको पता है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स पे मुझे तो एतबार वैसे नहीं होता है, इसलिए भी थोड़ा इस तरह काफ़ी चीज़ें मिस हो गई होंगी। नाज़रीन, डॉक्टर अयूब मेहर साहब के तव्हां ॿुधो, मक़सदु सिर्फ़ु एतिरो हुयो त हिकिड़ो त आम माण्हू खे इहा सम्झ अचणु घुरिजे त पाकिस्तान जी मईशत हली कीअं रही आहे, छा इनके वाकई के दिमाग़ हलाए रहिया आहिनि या सिर्फ़ु ख़ुदाई हलाए रहियो आहे। बज़ाहिर जेके रिपोर्ट्स अचनि पियूं, लॻे ईअं थो त कंहिंखे बि अञा ताईं इहा सम्झ न अची सघी आहे त आख़िर हीअ सॼी केमिस्ट्री जेका आहे इनखे मैनेज कीअं कयो वञे, फाइनेंसिस खे मैनेज कीअं कयो वञे, कीअं बैंकिंग निज़ाम खे हलायो वञे, कीअं इंडस्ट्री खे हलायो वञे। पर इहो आहे त असां वटि सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ हलाइण ते गौर फ़िक्र थींदो रहंदो आहे, उहो आहे जमहूरियत। जमहूरियत बि हलणु घुरिजे मुल्क में, पर नाज़रीन जेकॾहिं जमहूरियत में ई पाकिस्तान जी मईशत न सुधरी त पोइ यकीनन हीअ आवाम जेका आहे, असां माज़ी जेकॾहिं हिन आवाम जो ॾिसूं ॾाढी शॉर्ट टेम्पर्ड रही आहे, ऐं हीअ आवाम जॾहिं पंहिंजे उन टेम्परामेंट खे छॾे ॾींदी त पोइ यकीनन शायदि हिन आवाम खे कुझु बि हलाइण जो फ़िक्र न हूंदो, ऐं आख़िरकार वरी जॾहिं मुल्क में मुआशी सुधार ईंदा त पोइ हर कंहिंजी जय जयकार थींदी। असांखे उमेदु आहे त जेका ईंदड़ रिपोर्ट हूंदी स्टेट बैंक जी, जेका 3rd क्वार्टर जी ईंदी, उनमें काफ़ी कुझु शयूं बहितर ऐं कंट्रोल थींदियूं असांखे नज़र ईंदियूं। शौकत ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।